नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल, और अंतराल के अंतर्गत आज हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। और हमारे आज के नई कहानी के हस्ताक्षर यानी नई कहानी के प्रमुख लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, जिनका चित्र आपको यहाँ दिखलाया गया है। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया एकांकी अंडे के छिलके। क्या लिखा गया है? ये एकांकी है अंडे के छिलके। इसको हम पढ़ेंगे। ये एकांकी जो होते हैं बच्चों, वो होते तो नाटक की तरह ही हैं, और नाटक की तरह ही उनमें 6 तत्व होते हैं। लेकिन एकांकी जो होता है उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, और साथ ही वो उसमें केवल एक ही अंक का दृश्य दिखलाई देता है, यानी बहुत कम समय में वो पूरा हो जाता है और उसमें एक ही अंक होता है। जबकि नाटक में बहुत सारे अंक आते हैं, और वही जो नाटक के 6 अंक होते हैं, कथा वस्तु होना, भाषा शैली होना, देश काल और वातावरण होना, वही 6 के 6 तत्व एकांकी में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम आज मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया अंडे के छिलके एकांकी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल में आया है। साथ ही सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जानेंगे, फिर हम पाठ परिचय और पात्रों का परिचय भी जान करके पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम मोहन राकेश जी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ? ये पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की वो हिंदी और संस्कृत में MA किया, यानी हिंदी में और संस्कृत में इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की। लाहौर, मुंबई, दिल्ली, शिमला, जालंधर आदि में विविध नौकरियां की इन्होंने। ये इन जगहों पर जहां मैंने नाम बताए, लाहौर, मुंबई, दिल्ली, शिमला, जालंधर, यहाँ पर अलग अलग तरह की इन्होंने नौकरियां की। पर इनका जो मिजाज था, इनका जो मतलब लेखन का जो इनका मिजाज था, वो सदैव स्वतंत्र ही रहा। मतलब इनका मन हमेशा, नौकरी इन्होंने जरूर की, लेकिन इनका मन हमेशा स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने का रहा। अध्यापन भी किया। अध्यापन यानी इन्होंने पढ़ाया भी और संपादन भी किया, यानी पत्र पत्रिकाओं को संपादित भी इन्होंने किया। सारिका नामक पत्रिका के ये संपादक भी रहे। तो बच्चों, ये उनका जीवन परिचय है। मोहन राकेश नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर का मतलब नई कहानी, साठोत्तर कहानी जब चल रही थी 60 के दशक की, उन दिनों मोहन राकेश बहुत सारे नाटक लिख रहे थे, एकांकी लिख रहे थे और निबंध और लेख भी लिख रहे थे। तो मोहन राकेश नई कहानी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति या लेखक माने जाते हैं। किंतु नाट्य लेखन के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। मतलब नई कहानी के, जब नई कहानी लिखी जा रही थी, लोग तरह तरह की कहानियां लिख रहे थे, सामाजिक कहानी, यथार्थवादी कहानी, ये कहानियां तिलस्मी कहानियों से बाहर निकल करके सामाजिक कहानियां जब लिखी जा रही थी, उन्हीं दिनों मोहन राकेश नाट्य लेखन के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे। नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आषाढ़ का एक दिन, कौन सा नाटक है बच्चों? ये आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक पर संगीत नाटक अकादमी ने सन 1959 में उन्हें पुरस्कृत भी किया। उनका ये जो मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इस पर इन्हें संगीत नाटक अकादमी ने सन 1959 में इन्हें पुरस्कार भी दिया। और सन 1971 में नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी में भी सम्मानित हुए। यानी इनके द्वारा जो लिखे गए एकांकी और मुख्य रूप से जो नाटक है, उनमें इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए। आगे देखो बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां हैं इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। ये सारे इनके क्या हैं बच्चों? कहानी संग्रह। यानी कि ये जो जैसे इंसान के खंडर है कहानी संग्रह, उसके अंतर्गत कई कहानियां हैं। इस तरह नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं। अंधेरे बंद कमरे, ये इनका उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, ये इन्होंने उपन्यास लिखा। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये सारे इनके बच्चों नाटक है। ये नाटक इन्होंने लिखे हैं। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, रात बीतने तक, ये सारे इनके एकांकी संग्रह है। अंडे के छिलके जो हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। आखिरी चट्टान तक, ये इनका एक यात्रा व्रत है। ब कलम खुद, परिवेश, ये 2 इन्होंने निबंध लिखे हैं। बिना हाड़ मास के आदमी, बाल उपयोगी कथा संग्रह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो बच्चों, हमने इनके कहानी संग्रह देखे, इनके उपन्यास देखा, इनके एकांकी संग्रह देखे, इनके नाटक देखे, इनके 2 निबंध। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए भी एक कथा संग्रह लिखा, हाड़ मास के आदमी। ये इनकी प्रमुख
कृतियां हैं। तो देखो बच्चों, आज इनके द्वारा लिखा गया एकांकी यानी अंडे के छिलके, जिसमें कौन कौन से पात्र आएंगे उन पात्रों के बारे में हम जानेंगे। पात्रों के नाम है श्याम, वीणा, राधा, गोपाल, जमुना और माधव। देखो बच्चों, इसमें 3 और 3 6 ही पात्र आए हैं, जबकि नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं। जो एकांकी होते हैं वो नाटक का छोटा रूप होता है और एक तरह से 1 अंक का उसमें दृश्य आता है और उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है और किसी एक विषय के ऊपर लेकर के उसमें चर्चा की जाती है। नाटक में तो क्या बात में से बात बहुत सारी निकल जाती है, लेकिन जो एकांकी होते हैं उनमें किसी एक विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। तो हम इन पात्रों के माध्यम से आज अंडे के छिलके जो ये एकांकी है इसे पढ़ना शुरू करेंगे। देखो बच्चों, पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद, कमरे में कोई है या नहीं। ये एकांकी की शुरुआत है कि भाई पर्दा उठता है, जैसे ही स्टेज पे मान लो एकांकी हो रहा है तो उठते ही गैलरी वाला, एक गैलरी का दृश्य बना हुआ है, दरवाजा खुला दिखाई देता है और उसके बाईं ओर दरवाजे के आगे पर एक पर्दा लटक रहा है, जिससे पता नहीं चल रहा है कि दरवाजा खुला है या बंद है और कमरे में कोई नहीं है। आगे देखो, श्याम, ये भी एक पात्र है। ये सीटी बजाता हुआ गैलरी से आता है। पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, सिर भीगा है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है। अंदर आकर वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। पतलून कमीज यानी पैंट शर्ट पहने हुए हैं। बरसाती मतलब बरसात से बचने के लिए पहने या ओढ़े जाने वाले वो प्लास्टिक के जो जैकेट होती है ना, प्लास्टिक की, जिसको पहन लेते हैं जिससे बारिश से बच जाते हैं, उसको बरसाती कहते हैं। निचुड़ना यानी टपकना, पानी उससे टपक रहा है बरसाती से। अंदर आता है वो कमरे में, इधर उधर नजरें दौड़ाता है यानी इधर उधर देखता है क्योंकि कमरे में कोई नहीं है। श्याम, अरे कमरा खाली, ना भैया ना भाभी। फिर वो पुकारता है भाभी, यानी श्याम कमरे में आता है, आकर के देखता है कमरे में कोई नहीं है, कमरा खाली है, ना भैया है ना भाभी है। फिर वो आवाज लगाता है भाभी। दूसरे कमरे से वीणा की आवाज आती है। वीणा कौन है? वीणा श्याम की भाभी है। वो पूछती है कौन? श्याम, क्या बात है? यानी वो आवाज पहचान जाती है और पूछती है श्याम क्या बात है? श्याम कहता है इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीणा उधर से आती है, यानी वीणा घर के अंदर होगी और वो किस में आती है? कमरे में आती है। वीणा, जो श्याम की भाभी है, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? जरूरत मतलब आवश्यकता पड़ती है। इस तरह पुकार रहे थे जैसे किसी पराये घर में आए हो। वीणा है जो श्याम की भाभी है और श्याम से कह रही है इस तरह घर में घुस करके पुकार रहे हो जैसे किसी दूसरी जगह से आए हो, यानी अपना तो जता रही है वो अपना। तो श्याम क्या कह रहा है? पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही नक्शा बदला है इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पराया मतलब दूसरे का, नक्शा बदला है मतलब कमरे की स्थिति को बदल दिया, हौसला मतलब साहस या हिम्मत। अब जो श्याम है वो अपनी भाभी से कहता है, वीणा से, कि ये घर में घुसते ही अब ये कमरा मुझे पराया यानी दूसरा लगने लगा है, क्योंकि तुमने इस कमरे की जो स्थिति है वो सारी बदल दी है कि इसमें अंदर पैर रखने की तो मेरी अब हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा क्या कर दिया देखो वीणा ने। अभी तो श्याम कह ही रहा है, पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी, हालत माने दशा या स्थिति रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है, जूते को छोड़कर हर चीज या चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं, बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई। यानी जो श्याम का बड़ा भाई है उसकी शादी हो गई और शादी से पहले श्याम के जो बड़ा भाई है उसका सारा कमरा फैला रहता था। अब उसकी शादी हो गई है तो उसकी जो पत्नी वीणा है वो उसने पूरे कमरे को क्या कर रखा है? व्यवस्थित कर रखा है। तो श्याम जो वीणा से कह रहा है कि पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आज मेरे कमरे की, सारी चीजें जमीन मतलब जूतों को छोड़कर सारी चीज मेज या चारपाई पर रहती थी। अब तो मुझे कमरे में सिर्फ एक कोना ही भैया का नजर, गोपाल भैया का नजर आता है, जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हुए हैं, यानी उसके भाई का नाम गोपाल है। और बाकी कमरे की सरकार बदल जाना यानी कमरे की स्थिति ही बदल गई है, कमरा बहुत साफ सुथरा और अच्छा हो गया है। आगे देखो, भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगाए, आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई है। श्याम अभी भी कह रहा है अपनी भाभी से कि भैया का कमरा आपने आकर के इतना व्यवस्थित कर दिया कि भैया की टेबल भी क्या याद करती होगी, पहले तो बिल्कुल गंदी पड़ी रहती थी, और अब वो भी याद करती होगी कि किसका हाथ लगाए जो मुझे इतना चमका दिया। ऐसी लगती है मान लो आज ही नई पॉलिश होकर के आई है। अब वीणा क्या कह रही है? वीणा उसको व्यंग से कह रही है, खड़े गांव से आए हो
जो खड़े खड़े ही बात करोगे, यानी मतलब वो खड़ा है श्याम और खड़े खड़े ही सारी बातें कर रहा है। तो वीणा उससे कह रही है तुम किसी खड़े नाम के गांव से आए हो क्या जो खड़े खड़े ही बातें कर रहे हो? बरसाती बाहर रख दो। बरसाती बताया बच्चों, जो बरसात में पहने जाने वाला कपड़ा होता है। सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो, अभी तुम्हारे भैया आते हैं तो तुम्हें चाय बना देती हूँ। यानी वीणा श्याम से कह रही है कि आपकी जो ये बरसाती है, इससे सारा कमरा गीला हो रहा है, इसको बाहर रख दो। और ऐसे क्या खड़े गाँव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करो? बैठ के बात करो, अभी तुम्हारे भैया ऑफिस से आते होंगे तो वो आएंगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ, चाय बना देती हूँ। श्याम, सिर्फ चाय? सिर्फ मतलब केवल चाय? गलत बात। ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। सूखी चाय मतलब केवल चाय। चाय के साथ कुछ, चाय पीने के लिए होता है, चाय तरल पदार्थ होता है, उसके साथ कुछ खाने को भी चाहिए, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। श्याम अपनी भाभी वीणा से कह रहा है। तो वीणा क्या करती है, उसके सिर पर हाथ रखकर उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीणा उसके सिर पे हाथ रखती है और उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। किस लिए कर देती है? क्योंकि वो सारी बरसाती से कमरा भिगो रहा था। वीणा, ये सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ कर आओ। देखो, ये भी एक तरीके का व्यंग तो नहीं कह सकते, मतलब एक तरीके का हंसी मजाक टाइप है कि ये जो सुहाने मौसम की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारी ये जो बरसाती निचोड़ रही है, इसको तुम पहले बाहर करके आओ गैलरी में, और सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। यानी वीणा उसको कह रही है शाम को कि अगर तुमसे बरसाती नहीं उतरे, लाओ मैं उतार देती हूँ तुम्हारी बरसाती और इसे बाहर गैलरी में रख देती हूँ। श्याम अपनी बरसाती उतार रहा है और उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर बरसाती पहन लेता है। यानी श्याम अपनी बरसाती उतारने को होता है, लेकिन उसको कुछ ध्यान आ जाता है, वो वापस बरसाती पहन लेता है। श्याम, भाभी एक बात कहता हूँ। वीणा, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली। मैं कहती हूँ तुम तो बस, मतलब वो आगे भी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो वहीं रख गई कि मैं कह रही हूँ तुमसे बार बार तुम बरसाती उतार दो, लेकिन तुमने तो वापस पहन ली। मैं तुमसे कुछ कहती हूँ बस, अब आगे देखो। श्याम कहता है, भाभी पहले बात तो सुन लो। मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक बार ही उतारूं, चाय के साथ खाने के लिए भाग कर कोई चीज़ ले आऊं। उसने बरसाती क्यों पहन ली? सामने बरसाती इसलिए पहन ली कि भाई ये केवल चाय बनाएगी, सूखी चाय पी के क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि खाने के लिए कुछ लेके आ जाऊँ। सूखी चाय का मज़ा नहीं आएगा। इस वक्त पानी जरा थमाए मतलब बारिश थोड़ी कम हो गई है, रुक गई है बारिश, फिर जोर से बरसने लगेगा, इसलिए मैं पहले जाकर ही कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वीणा, फिर वही खाने की बात? कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम्हें खाने की बात नहीं सोचती? अच्छा जाओ, मगर लाओ कि क्या? मतलब वीणा जो उसकी भाभी है उसको थोड़ा हल्का सा डांट से कह रही है कि तुम्हें हर वक्त ही खाने की बात सोचती रहती है। चलो जाओ, तुम्हें मतलब कि तुमको क्या खाना है तुम ले आओ, मगर लाओगे क्या? अब श्याम कहता है तुम जो कहो ले आऊं। यानी भाभी से कह रहा है, भाभी आप जो कहोगी मैं वो ले आऊंगा। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समय से भी मिल जाएंगे, और क्या? मतलब शाम में जो खाली चाय पीना नहीं चाहता है और वो अपनी भाभी से कुछ लाने के लिए कहता है। वक्त मतलब समय, बारिश का वक्त है, इसलिए लोग गरम गरम समोसे कचौरी खाते हैं। तो शाम कह रहा है इस वक्त गरम गरम समोसे और कचौरी मिल जाएंगे, और फिर वो रुक जाता है। फिर वीणा पूछती है और क्या चाहिए तुम्हें? श्याम, और कहो तो कोई और अच्छी चीज़ भी मिल सकती है। अब श्याम कह रहा है भाई समोसे कचौरी के अलावा और भी अच्छी चीज़ मिल सकती है, तुम बता दो तुमको क्या चाहिए। अब वीणा उससे कह रही है बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज़ ही लाओ, समोसे कचौरी क्या खाओगे? यानी कि वो जब समोसे कचौरी लाने की बात करता है श्याम, तो वीणा कहती है बरसते हुए पानी में जा रहे हो तो इससे अच्छा है समोसे कचौरी क्या लाओगे, कोई अच्छी चीज़ लेकर के आओ। श्याम, अच्छी चीज़? तो अच्छी चीज़ हो सकती है। मतलब वो अच्छी चीज़ को कुछ बोल नहीं पा रहा है कि कौन सी अच्छी चीज़। अच्छी चीज़, कौन सी अच्छी चीज़? वीणा कह रही है जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। यानी समोसे कचौरी खा के क्या करोगे, अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शिव शिव शिव, किसी और चीज़ का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हूँ। यानी श्याम इस तरह शो करता है जैसे वो कभी अंडे का नाम ही नहीं लेता, अंडे को जानता ही नहीं है। शिव शिव शिव, यानी वो भगवान का नाम लेता है और कहता है कि किसी और चीज़ का नाम लो भाभी, अंडे का नाम इस घर में मत लो। जाओ जल्दी से जाकर कुल्ला कर लो, मुंह भ्रष्ट हो गया होगा। यानी श्याम अब किससे कह रहा है? वीणा से कह रहा है कि जल्दी से जाओ यहाँ से, तुमने अंडे का नाम ले लिया, तुम्हारा मुंह भ्रष्ट हो गया, यानी पतित हो गया, गिरा हुआ या खराब हो गया अंडे का नाम लेने से, इसलिए जाकर के जल्दी से कुल्ला कर लो। वीणा, क्या बात करते हो? दबे स्वर में यानी धीमे से बोलती है, यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है? तुम्हारे भाई साहब ने यहाँ बिजली का स्टोव किस लिए लाकर रखा है? माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है। यानी कि
अब वो वीणा कह रही है शाम से धीरे से बोलते हुए, तुम क्या बात कर रहे हो, अंडे का नाम क्यों नहीं लिए? तुम्हारे भाई ने तो रोज यहाँ कमरे में क्या लाकर रख रखा है, बिजली का स्टोव ला करके रख रखा है, और उस पर किस लिए ला के रख रखा है कि सुबह सुबह उस पर अंडे बना करके खाते हैं। और माँ जी से क्या कह रखा है कि मुझे सुबह बेड टी लेनी होती है, बेड टी का मतलब प्रातःकाल बिस्तर पर पी जाने वाली चाय लेनी होती है, इसलिए मैं मतलब ये बिजली का स्टोव मैंने यहाँ ला करके रखा है, और तुम मुझे अंडे का नाम लेने से भी मना कर रहे हो। रसोई घर से बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपए खर्च किए हैं। माँ जी भी भोली है, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं, इसमें क्या दूध गर्म होता है? अब देखो यहाँ देखो वो वीणा क्या कह रही है। वीणा बता रही है कि भाई बिजली का स्टोव ला के रख रखा है हमने तो अंडा बनाने के लिए, और तुम अंडे का नाम लेने से ही मना कर रहे हो। और माँ जी से क्या कह रखा है, माँ जी से कह रखा है भाई बेड टी पीते हैं, और रसोई घर से बनाकर जब बेड टी लेके आते हैं तो ठंडी हो जाती है, इसलिए 16 रुपए खर्च करके और मैंने क्या लिया है, बिजली का स्टोव लिया है। और वो झट से मान जाती है। कौन? माँ जी होती है जो भोली है, माँ जी इसलिए तुरंत मान जाती है। और कोई इनसे पूछे, यानी वो अपने पति के लिए कहती है कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए? फ्राइंग पैन मतलब तलने के लिए काम में आने वाला जो बर्तन है, वो भी वो बिजली के स्टोव के लिए लाए हैं। तो वीणा कहती है कि माँ जी तो बेचारी भोली है, वो तो मान गई कि बिजली का स्टोव बेड टी के लिए लाए होंगे कि रसोई घर से चाय आते आते ठंडी हो जाती है, लेकिन ये फ्राइंग पैन जिसमें कोई चीज़ तली जाती है, ये किस लिए लाए हैं? क्या इसमें दूध गर्म होता है? श्याम, संयम संयम संयम, संयम का अर्थ है धीरज। धीरज, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिए हैं वो छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में बनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हुआ गया तुम। अब वीणा ये सब बातें बता रही है कि तुम तो अंडे का नाम लेने से मना कर रहे हो, और तुम्हारे भाई तो रोज सुबह सुबह उठ करके यहाँ अंडा बनवा करके खाते हैं। तो श्याम कह रहा है संयम संयम संयम, मतलब धीरज धरो भाभी, धीरे बोलो। क्या करो? धीरज धरो, जरा संयम से काम लो। 4 दिन जो अंडे खाए हैं ना तुमने यहाँ पे इस घर में, वो छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे, यानी प्राप्त हो जाएंगे छिलकों समेत। क्यों? क्योंकि यदि अम्मा के कान में भनक पड़ गई, इन अंडों की आवाज़ अम्मा के कान में चली गई या अम्मा को मालूम पड़ गया, तो पूरे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। गंगा स्नान का मतलब नाना पूरे घर में गंगा जल आकर के छिड़काव होगा और सबको सब चीज धोनी नानी पड़ जाएगी। और तुम देख रही हो कि बादलों के दिन है, बारिश का मौसम है, और किसी को कुछ हो हुआ गया तो हो गया, मतलब कुछ चीज को ठंड वंड लग गई, कोई बीमार हो गया तो अम्मा तो मानेगी नहीं। वीणा, भाई तुम लोगों की ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसमें छिपाने की क्या बात है, सबके सामने खाओ। अब वीणा श्याम से कह रही है कि तुम लोग अंडे खाते ही हो तो उसमें छिपाने की क्या बात है, माँ जी से भी क्यों छिपाते हो, सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती इसलिए रसोई घर की बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। यानी कि अब वीणा शाम से कह रही है भी माँ जी को नहीं अच्छा लगता, माँ जी नहीं खाती, बूढ़ी बुजुर्ग औरत है, इसलिए रसोई घर की जगह यहाँ हम कमरे में बना लेते हैं। तो अंडे में जीव नहीं होता है, खाने वाले अंडे में जीव नहीं होता है, जैसा दूध वैसा अंडा। श्याम कहता है हरी हरी हरी, यानी फिर वो भगवान का नाम ले रहा है, जैसे वो बहुत पवित्र है और वो अंडे को जानता ही नहीं है। फिर वही नाम भाभी, आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलवाओगी, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी, सिर होना यानी मेरे सिर दोष मंड देगी या मेरे सिर पड़ जाएगी कि तू ये अंडे ला के खाता होगा, और तुम तो औरत तो घर में रहती हो, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। सब तेरी ही करनी है, करनी मतलब किया गया कार्य, यानी अम्मा मेरे पीछे पड़ जाएगी। श्याम कह रहा है कि सब तेरा करा धरा ही है, तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज का नाम मुंह पर मत लाओ, लाओ पैसे निकालो। यानी श्याम कह रहा है तुम इसको बनाओ खाओ कुछ भी करो, लेकिन इसका नाम मुंह पर, अंडे शब्द मुंह पर मत लाओ। अब क्या करो तुम, लाओ थोड़े पैसे दो मुझे, मतलब पैसे मांगता है अंडे लाने के लिए। मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ, रिस्क माना खतरा, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी पर लेकर आ रहा हूँ। वो भाभी से कह रहा है चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया है तो मैं साफ मुकर जाऊंगा मतलब साफ मना कर दूंगा। अगर किसी ने देख लिया या अम्मा ने देख लिया कि अंडे घर में आए हैं तो मैं साफ मना कर दूंगा कि ये अंडे मैं नहीं लेके आया और भाभी ने मंगाए हैं। और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। और वो अपनी भाभी को थोड़ी सी हल्की फुल्की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर मैं पकड़ा गया और मेरा नाम आ गया ना अंडे लाने में, तो ये जो बेड टी के लिए तुम जो बिजली का स्टोव लाए हो और उसके साथ जो फ्राइंग पैन का रिश्ता है, नहीं फ्राइंग पैन किस लिए लाए हो, उसका रिश्ता भी मैं अम्मा को अच्छी तरह समझा दूंगा। कितने ले आऊं, 4 की 6। अब वो भाभी से पूछता है कितने अंडे लाऊं, 4 या 6, एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा, 1-2 अंडा तो मेरे कमरे में भी रखा होगा। श्याम वीणा से कहता है। वीणा, अच्छा तो यह बात है, आप अपने कमरे में
श्याम, मतलब बोल ही रही थी तभी श्याम उसकी बात बीच में काट देता है। फिर कहता हूँ कि भाभी नाम मत लो, यानी खाओ बनाओ कुछ भी करो लेकिन अंडे शब्द का नाम मत लो। अपने कमरे में ना फ्राइंग पैन है ना स्टोव, जो कोई साबित की जा सके कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं। इसलिए सुबह दूध की तलब कमरे में होती है, रखने रखाने का इंतजाम पक्का है। अगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी ये बात जाहिर कर दें तो हरगिज नहीं। आप देखो श्याम क्या कह रहा है। श्याम कह रहा है कि भाई तुम पैसे दे दो, मैं 2-4 अंडे ले आता हूँ। फिर वो अपने आप से ही बता देता है कि एक आध तो मेरे कमरे में रखा होगा। तो वीणा कहता है अच्छा ये बात है, आप अपने कमरे में अंडे खाते हो। तो श्याम उसकी बात काट कर कहता है कि दोबारा इसका नाम मत लो, मैंने मना किया है ना, खाओ बनाओ कुछ भी करो लेकिन इसका नाम मत लो, क्योंकि मेरे कमरे में ना तो फ्राइंग पैन है तुम्हारे कमरे की तरह, ना ही स्टोव है जो ये साबित कर सके कि मैं अंडे खाता हूँ, बना करके साबित यानी प्रमाणित कर सके या सिद्ध कर सके। मैं तो कच्चा लाता हूँ, कच्चा ही खाता हूँ, और जब कच्चा खाता हूँ इसीलिए सुबह सुबह दूध की तलब यानी इच्छा होती है। क्या होती है? दूध की इच्छा होती है। रखने खाने का इंतजाम पक्का है। श्याम कहता है रखने का मतलब छुपा के मैं रख लेता हूँ, और इंतजाम का मतलब होता है बच्चों व्यवस्था पूरी है मेरे पास, मैं छुपा के रखता हूँ, अम्मा को इस बात का पता नहीं चलता है। मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने ये बात जाहिर कर दी, यदि तुमने अम्मा के सामने ये बात जाहिर कर दी या प्रकट कर दिया तो हरगिज नहीं, मतलब अम्मा को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। मैं इस तरीके की व्यवस्था करके रखता हूँ। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। श्याम कह रहा है हम अपनी अम्मा से भी प्यार करते हैं, यानी अम्मा को हम बताते नहीं है, अम्मा का दिल हम दुखाते नहीं है, और अपनी खुराक मतलब अपने भोजन से भी प्यार है, यानी हमें कच्चे अंडे खाने अच्छे लगते हैं। वीणा, बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग ने रखवा दिया तो, यानी कि वो जब कच्चे अंडे खाता था तो रसोई घर से दूध ला करके दूध पीता था। तो वीणा कह रही है ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ अम्मा के साथ तुम बहुत अच्छा प्यार जता रहे हो, यानी अम्मा के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, यानी अंडे खाए हुए तुम्हारे मुंह में तुमने अंडे खाए हैं और फिर गिलास से तुम दूध पीते हो और उस गिलास को सब बर्तनों में मिला देते हो, तो ये तुम गलत बात है। तुम अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, ये अम्मा के साथ तुम अच्छा प्यार जता रहे हो। देख लेना कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग ने रखवा दिया तो भाभी उसको धमकी देती है। श्याम, अच्छी बात है, तुम हमारे दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम ये फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। अब वो अपनी भाभी से कहता है यदि तुमने मेरे दूध का गिलास अलग रखवा दिया और अम्मा को इस बीच बात का पता चल गया तो मैं तुम्हारा फ्राइंग पैन यहाँ से हटवा दूंगा जिसमें तुम अंडे तल तल के खाते हो। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है। अब श्याम अपनी भाभी से एक समझौता कर रहा है, कह रहा है चाहो तो एक समझौता हो सकता है, तुम जबान से खाने का काम लो, शोर मचाने का नहीं। मैं भी जाकर आधी दर्जन वह जो तुम कह रही हो लाई देता हूँ। अब श्याम क्या कह रहा है अपनी भाभी से कि हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं, तुम जबान से खाने का काम लो। क्या करो? जबान से केवल खाओ खाओ, बोलो मत, जबान मतलब जीभ, शोर मचाने का नहीं, यानी तुम शोर मत मचाओ, अम्मा को पता चल जाएगा। और मैं अभी जाकर के आधी दर्जन वह चीज़ लेके आता हूँ जो तुम कह रही हो, यानी अभी वो नाम नहीं ले रहा है अंडे का। इस समझौते की खुशी में मैं पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ, यानी श्याम कह रहा है अब तुम्हारा और मेरा समझौता हो गया, चुपचाप खाओ और उसका नाम मत लो, और ये हमारा दोनों का समझौता है, इस खुशी में मैं अपनी जेब से पैसे दे देता हूँ, यानी खर्चा मैं कर देता हूँ। मंजूर, अच्छा, टाटा और गैलरी की तरफ चल देता है, यानी श्याम अब अंडे लेने चला जाता है। वीणा पीछे से कहती है साथ में थोड़ी किशमिश भी ले आना। श्याम, ओके। तुम इस बीच चाय का पानी रख दो, आते ही एक प्याली चाय पीऊंगा, यानी कि वो जब अंडे लेने जाता है तो अपनी भाभी से कह जाता है तुम इस बीच में एक प्याली चाय की रख दो, मैं आते ही चाय भी पीऊंगा। चला जाता है। वीणा खूंटी की तरफ जाकर वहाँ टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती। तहाने मतलब कपड़ों की तय करना। जब शाम वहाँ से चला जाता है तो वीणा अपने कमरे में जो खूंटी पर एक कोने में कपड़े टंगे हैं उनको ला करके समेट करके तह बनाने लगती है। वीणा, मैं भी इस घर में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ, 2 दिन से कपड़े भी प्रेस नहीं हुए, यानी वीणा अपने आप से कहती है कि मैं भी इस घर में आके इस घर की तरह हो गई हूँ और 2 दिन से मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं किए। सांप के कपड़ों का यह ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा। वो अपने पति के लिए कहती है कि सांप के कपड़ों का जो ढेर है ये कभी ठीक नहीं होगा। मैं टाइयाँ और कपड़े अब यहाँ कुर्सियों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज़ खूंटी पर। पहले जब वीणा का पति गोपाल है वो सारा सामान ला करके कुर्सियों के पीछे टांग देता था, लेकिन वीणा के मना करने पर अब वो हर चीज़ को खूंटी पर टांग देता है, जिसके बारे में वीणा बता रही है। कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा नीचे जा गिरता है। जब वो खूंटी से कपड़े उतार रही होती है, मोजा यानी जुराब जो होती है पैर में पहनने वाली, उसका एक जोड़ा नीचे गिर जाता है खूंटी से। लो,
ये पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज़ है। मोजे का मतलब जुराब। वो मनी मन अपने आप से बातचीत करती हुई कह रही है, देखो पुराना मोजा भी है, जुराब है, इसको भी खूंटी पर लटका दिया। और कपड़े संदूक पर रख देती है और मोजा उठा लेती है। मोजा कुछ भारी लगता है, यानी जुराब है जो कुछ भारी सी लगती है, इसलिए उसे हाथ से मलकर देखती है। वो जुराब को थोड़ा सा हाथ से रब करके देखती है। तो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भर के यहाँ लटका रखे हैं। किसके डर से? अम्मा के डर से। जो अंडे के छिलके थे उनको उस मोजे में भर के रख दिए। इनकी ये कैसी आदत है, ये मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाए तो गंदगी दूर हो, मगर नहीं। यानी वो अपने पति गोपाल के लिए कहती, बहुत ही गंदगी से रहते हैं ये लोग, मतलब अगर ये छिलके नाली में डाल देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, मोजे में भर के यहाँ टंगाने की क्या ज़रूरत थी। हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे, फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हो। मोजा कोने में डाल देती है। सौगात का मतलब भेंट या उपहार। हफ्ता भर यानी सप्ताह, यानी वो अपने पति के लिए कह रही है, अपने आप से ही कह रही है कि हफ्ता भर यानी सप्ताह भर सारे छिलके इकट्ठे कर लेंगे, फिर उसको डिब्बे में भर के ले जाएंगे फेंकने के लिए। ऐसा लगता है जैसे किसी के लिए भेंट या उपहार ले जा रहे हैं, और मोजे को ले जा करके कोने में डाल देती है। अच्छा, शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूं। कैतली उठाकर बाईं ओर के दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है और किवाड़ खटखटाती है। देखो, अब वो सब अपने आप से बात कर रही है अपने कमरे में, फिर उसे याद आता है, अच्छा शाम आएगा तो उसके लिए पानी रख देती हूँ चाय का। और कैतली उठा करके बाईं ओर के दरवाजे की तरफ चली जाती है। कहाँ जाती है? बाईं ओर का एक दरवाजा होता है, वहाँ जाती है। और जैसे ही फिर वो पर्दा गिर जाता है, और जब दोबारा पर्दा उठता है तो उसको क्या होता है, दरवाजा बंद दिखाई देता है और वह किवाड़ खटखटाती है, यानी दरवाजा बजाती है। राधा जी, इतनी देर में दरवाजा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। यानी राधा जी है जो इस एकांकी में इसकी वीणा की जिठानी है, यानी कि गोपाल के बड़े भाई की पत्नी है। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है, तो उनको आवाज़ लगा के कहती है कि तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा बंद करके कैसे सो गई हो? जरा खोलना, मुझे अंदर से नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी मतलब दरवाजे की सांकल खुलती है। तो वीणा पूछती है, क्या बात है जीजी, अभी संध्या भी नहीं हो और क्या तुम दरवाजा बंद करके पड़ गई? संध्या मतलब शाम का समय, यानी अभी तो शाम का समय भी नहीं हुआ है, तुम तो रात में सोची हो, अभी से कैसे सो गई तुम? मैंने सोचा कहीं जेठ जी ने आ गए हो। जेठ जी मतलब पति का बड़ा भाई। मैंने सोचा कहीं पर मतलब कि जेठ जी ना आ गए हो। राधा दरवाजे से निकलकर अंगड़ाई लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। और राधा इस तरह दरवाजा खोल करके अंगड़ाई लेती है, मान लो वो बिस्तर से नींद से उठी हो। राधा, आज दोपहर से ही शरीर कुछ टूट सा रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होता है। बच्चों, महिलाओं को शाम का खाना बनाना होता है। तो राधा कह रही है आज दोपहर से शरीर में कुछ टूटन थी, कुछ शरीर दुख रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं, फिर शाम से वही रोटी पानी का काम शुरू हो जाएगा। वीणा, ये लेटने का वक्त थोड़ा ही है बीबी, बैठो मैं चाय बना रही हूँ। वो राधा से कहती है वीणा कि ये लेटने का वक्त नहीं है, यानी सोने का वक्त नहीं, तुम बैठो मैं चाय बना रही हूँ। तो देखो बच्चों, ये वार्तालाप हमने आज यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह शाम है जो घर आया बरसाती लेकर के बारिश में भीगता हुआ, किस तरह वीणा की और शाम की बातचीत हुई अंडे को लेकर के। यानी कि शाम ये चाहता था कि अंडे का नाम घर में ना लिया जाए, चाहे बनाया जाए, खाया जाए, कुछ भी करा जाए, लेकिन अम्मा का दिल ना दुखाया जाए। और वीणा जो कि इस घर में एक नई बहू बन के आई है, वो इस घर के वातावरण को देखती है और वो कहती है जिस चीज़ को हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, वो सबके सामने ही क्यों ना हो, और घर की फैली हुई सारी गंदगी की वो साफ सफाई करती है। यानी कि वीणा एक अलग घर से आई हुई साफ सफाई से रहने वाली है। और इसी तरह वो राधा के पास जाती है जो कि उसकी जिठानी है, और उससे भी पूछती है कि आज तुम इस समय में क्यों सो रही हो। तो ये वार्तालाप वीणा का, राधा का और श्याम का हमने पढ़ा इस एकांकी में। आगे का वार्तालाप हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और इसमें जो शब्दार्थ आए उन शब्दार्थों को जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।